अगर आप हर महीने जो क्रेडिट कार्ड का आपका बिल होता है उसका केवल मिनिमम अमाउंट फिल करते हैं, मिनिमम अमाउंट ही भर पाते हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। भारत में क्रेडिट कार्ड का डेब्ट बढ़ता चला जा रहा है और अगर आप क्रेडिट कार्ड ओन करते हैं, अगर आपके पास एक या एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड है तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना चाहिए। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि भारत में क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट इतना प्रॉब्लमेटिक क्यों होता जा रहा है, क्यों भारत में लोग क्रेडिट कार्ड से डेब्ट के ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही डिटेल में एनालाइज करेंगे इस वीडियो में और ये भी समझेंगे कि हम क्रेडिट कार्ड के डेब्ट के अगर चंगुल में आ गए हैं, अगर ट्रैप में फंस गए हैं तो उससे बाहर कैसे निकलेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि क्रेडिट कार्ड है क्या। तो क्रेडिट कार्ड कोई भी ऐसा कार्ड जो डेबिट नहीं है, मतलब आपके अकाउंट में पहले से पैसे नहीं है लेकिन आपकी क्रेडिबिलिटी देखते हुए कि आप रीपेमेंट कर सकते हैं, आप पैसे को दोबारा बैंक को वापस दे सकते हैं, ये देखते हुए बैंक आपको एक कार्ड देता है। उस कार्ड की एक लिमिट होती है, उसे हम लोग क्रेडिट कार्ड कहते हैं। वो मल्टीपल तरीके के क्रेडिट कार्ड आते हैं, जैसे किसी भी बैंक के साथ या किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट के साथ उसका स्पॉन्सरशिप आएगा, या कई बार ऐसा हो सकता है कि प्लेन आपके पास क्रेडिट कार्ड हो। आप किसी भी मॉल में जाएंगे आपको SBI का क्रेडिट कार्ड वाला बंदा मिल ही जाएगा जो ये बोलेगा कि SBI का क्रेडिट कार्ड बनवा लो सर। क्रेडिट कार्ड जहां पर हमें ये फैसिलिटी देती है कि आज आप खरीद लो और आपको पेमेंट बाद में करना है, वहीं पर इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, जो हमें प्रॉब्लम देता है, वो ये है कि क्रेडिट कार्ड का पेमेंट अगर आप समय से नहीं कर पाते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 36% से लेकर 48% तक का इंटरेस्ट रेट देता है, जो किसी भी पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट या किसी भी तरीके के दूसरे लोन से लगभग 2 गुना से 3 गुना होता है। और अगर यही डेब्ट, यही जो आपने उधारी ली हुई है क्रेडिट कार्ड का आपका जो पेमेंट है, आप लगातार 3 महीने पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो वो आपका अकाउंट, वो आपका क्रेडिट कार्ड नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो जाता है, NPA में कन्वर्ट हो जाता है। भारत में आज के समय में 2.9 लाख करोड़, मतलब 2.9 लाख करोड़ इतने रुपए का NPA क्रेडिट कार्ड के थ्रू हो चुका है, जिसमें गवर्नमेंट बैंक्स के क्रेडिट कार्ड सबसे ज़्यादा करीब 13% का कंट्रीब्यूशन रखते हैं। हालांकि प्राइवेट बैंक के जो क्रेडिट कार्ड्स हैं इतना ज़्यादा NPA उनका नहीं हुआ है, दैट इज करीब 2% के आसपास है। क्या रीज़न है इसके पीछे, ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला रीज़न है जो ये प्रॉब्लम को दे रहा है, वो पहला रीज़न है कि बहुत ही ईजी क्रेडिट कार्ड अवेलेबिलिटी है। आज के समय में अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आपको बहुत लंबे चौड़े प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी बैंक का फॉर्म फिल करेंगे तो वो आपको क्रेडिट कार्ड दे जाएंगे। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि किसी भी मॉल में आप जाएंगे, किसी भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, अगल बगल आपको किसी न किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड वाला बंदा घूमता हुआ मिल जाएगा, जो ऑनलाइन फ़ोन पर ही देखेगा और बता देगा कि आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा। और ये लिमिट भी ऐसी नहीं है कि आपको 20 या 25 हज़ार रुपये का क्रेडिट कार्ड का लिमिट मिल रहा है। नॉर्मली 1 लाख 2 लाख रुपए के क्रेडिट कार्ड का लिमिट सबको ही मिल जा रहा है। तो पहला ये रीज़न है कि बहुत ही ईजी अवेलेबिलिटी हो गई है क्रेडिट कार्ड की। दूसरा, ओवर स्पेंडिंग हम लोग करने लगे हैं और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे पहले अगर हमें फ़ोन लेना होता था, पहले अगर हमें कोई सामान लेना होता था तो हम देखते थे कि हम उतना सेविंग करेंगे, हम उतना बचाएंगे, उसके बाद उस चीज़ को, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदेंगे। अब हमारे पास ऑप्शन है कि क्रेडिट कार्ड से आज की डेट में हम परचेज कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, बाद में हम उसे चुका देंगे। जब आप क्रेडिट कार्ड से कोई चीज़ खरीदने जाते हो, 90% लोगों, और ये मैं एक सर्वे का डेटा दे रहा हूँ, 90% लोग ये नहीं कैलकुलेट करते कि जो क्रेडिट कार्ड का बिल अगले महीने आएगा उसे पेमेंट उसका कैसे करेंगे, किस तरीके से पेमेंट करेंगे। ज़्यादातर लोगों का ये होता है कि हो जाएगा, अभी ले लेते हैं, अगले महीने हम पेमेंट कर देंगे। तो ओवर स्पेंडिंग बहुत इजीली अवेलेबल होने की वजह से, और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, ओवर स्पेंडिंग और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन इसके दूसरे सबसे बड़े रीज़न है। तीसरा जो रीज़न है वो है इजिली EMI का अवेलेबल होना। मतलब आज की डेट में हर एक चीज़ आपको EMI पे अवेलेबल है। जैसे जूते लेने हो EMI पे आप ले सकते हैं, फ़ोन लेना हो EMI पर आप ले सकते हैं, घड़ी लेनी हो EMI पे ले सकते हैं। इतना ही नहीं, अब बहुत सारे कपड़े जो थोड़े से महंगे हैं 2000-3000 रुपए के, वो भी आप EMI पे ले सकते हो। अब हमें लगता है कि छोटा सा अमाउंट है जो EMI पे जाता रहेगा, हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हम उसको रीपे कर देंगे। लेकिन वो छोटे छोटे अमाउंट कब क्यूमुलेटिव हो जाते हैं, जो आपका
एक्चुअल इनकम है वो इनकम आपका कम हो जाता है। मान लीजिए आपने 2 या 3 EMIs आपकी चल रही है छोटी छोटी, 2-3 हज़ार रुपए का आपका कोई एक मोबाइल का चल रहा है, कुछ एक शूज़ आपने लिए उसका चल रहा है, कुछ एक आपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लिया है, हेडफोन लिया है, लैपटॉप लिया है, कुछ ऐसा लिया है उसका चल रहा है। अब अगर आपकी इनकम टोटल 40,000 रुपये थी तो अब आपकी इनकम उस EMI को हटाने के बाद टोटल 35,000 रुपये या 30,000 रुपये ही बचती है। लगता है कि छोटी सी EMI हमारी जा रही है, लेकिन जब आपका टोटल इनकम है वो डिक्रीज हो जाता है। आप इसको ऐसे समझिए कि जब आप अपनी कंपनी में, अपने ऑफिस में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तब आपका अप्रेजल होता है 10%, 15%। अगर आपकी सैलरी 40,000 रुपये है और आप 30,000 रुपये ही, क्योंकि 10,000 रुपये आपकी EMI में चली जा रही है, तो सोचिए ऑलमोस्ट उसका 20% से ज़्यादा अमाउंट आपका केवल और केवल EMI में चला जा रहा है। इसका मतलब अगर आपका इंक्रीमेंट होता कहीं पर, आप ये मान के चलिए आपका 0 इंक्रीमेंट हुआ है, क्योंकि उतना अमाउंट तो आप EMI में दे रहे हैं। चौथा रीज़न है वो है हाई इंटरेस्ट रेट का होना। जब हम कोई पर्सनल लोन लेते हैं नॉर्मली वो 10 से 12%, 14% के इंटरेस्ट रेट पर आपको मिल जाता है। जब आप कोई होम लोन लेते हो तो वो आपको 8%, 9% के इंटरेस्ट रेट पे आपको मिल जाता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 36% टू 48% होता है। 35% से कम तो ऑलमोस्ट किसी भी क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट होता नहीं है। अब जब आप उसको EMI में कन्वर्ट कराते हो तो आपको वहाँ पर इंटरेस्ट रेट लगता है। अगर आपका एक दिन भी डिले हो गया रीपेमेंट करने में आपके क्रेडिट कार्ड का तो पेनाल्टी लगती है। आपका जो सिविल स्कोर है वो गिरता है, और सिविल स्कोर गिरने की वजह से आप फ्यूचर में जितने लोन लेंगे वो सारे लोन आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे मिलेंगे। पांचवा जो इसमें रीज़न है वो लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। मैंने अभी आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक सर्वे मैंने देखा उस 90% लोग ऐसे हैं जब क्रेडिट कार्ड से स्वैप करते हैं, क्रेडिट कार्ड से कोई परचेजिंग करते हैं, वो ये कैलकुलेट नहीं करते हैं कि अगली बार हम इसको रीपेमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि आपकी इनकम फिक्स है, आपकी सैलरी फिक्स है। तो ये प्रॉब्लम आती है कि हम फिनेंशियल लिटरेसी हमें नहीं पता। आप ये सोच के देखिए कि आपकी जो टोटल इनकम आती है उसमें से कितना % आप सेव करते हैं। अगर आप सेविंग ही नहीं कर पा रहे हैं, हर महीने के पूरा का पूरा आपका पैसा किसी भी तरीके से खर्च हो जा रहा है, तो आप इन EMIs को कैसे पे करेंगे। हो सकता है जब EMI का बोझ बन जाएगा आपके ऊपर तो आप किसी भी तरीके से उसको पे तो करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ चलो चलता जाएगा, लेकिन आपकी फिनेंशियल कंडीशन इतनी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी कि ना तो आप कोई रिस्क ले सकेंगे, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे अगर आपके पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है उसके बावजूद। ये ट्रैप होता कैसे है, इस ट्रैप का जो साइकिल है वो कैसे काम करता है। मान लीजिए आपने 50,000 रुपये, आपके पास 2 क्रेडिट कार्ड है या 1 क्रेडिट कार्ड है, आपने कुछ शॉपिंग करी, 2-3 चीज़ें की शॉपिंग करी और 50,000 रुपये का आपका बिल आया। अब उस 50,000 रुपये को आप नहीं पे कर पा रहे हो तो आपको क्या लगता है कि जो मिनिमम अमाउंट है, जैसे अगर 50,000 का है तो नॉर्मली ऑन एन एवरेज करीब 2,500 रुपये, 2,500 रुपये उसका मिनिमम अमाउंट पे करने का ऑप्शन आएगा। आपने 2,500 का अमाउंट पे कर दिया, आपको लगता है इससे आप पेनाल्टी से बच गए। इससे आप पेनाल्टी से तो बच जाते हैं, लेकिन जो बाकी बचा हुआ 47,500 है, जो 47,500 रुपये है, इस पे पूरा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है 36% से 48% के बीच में। और ये अगर 2 से 3 महीने की साइकिल आपकी चलती है तो जो आपका 50,000 रुपये था वो करीब 70 से 75,000 रुपये बन जाता है और आप इस ट्रैप में फंस जाते हैं। एक बार जब आप इस ट्रैप में फंस जाते हैं तो उस ट्रैप से निकलना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, उससे निकलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। क्या जो लोग इसमें फंस गए हैं वो नहीं निकल सकते? बहुत सारे तरीके हैं, उन्हीं तरीकों के बारे में आगे वीडियो में हम आगे अभी समझेंगे। लेकिन उससे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में फंसने से पहले हम क्या कर सकते हैं, कैसे अवॉइड कर सकते हैं इसके ट्रैप में फंसना। अब ये तो मैं नहीं बोलूँगा कि आज के समय में बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन है तो आप बिल्कुल ही मत यूज़ करो, या क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है तो आप बिल्कुल भी मत यूज़ करो, क्योंकि वो प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है। हम सारे यूज़ करते ही करते हैं, लेकिन कैसे अवॉइड करना है उसमें पहला पॉइंट है कि जो आपका बिल आता है, टोटल बिल, कभी भी बिल का मिनिमम अमाउंट पे नहीं करना चाहिए। अगर आपका बिल 10,000 रुपये आता है, 15,000 रुपये आता है, 50,000 रुपये आता है, 1 लाख रुपये जितना भी आता है, किसी भी तरीके से कहीं से भी अरेंज करके
पर्सनल लोन आपको लेना पड़े तो वो ले लीजिए, लेकिन क्रेडिट कार्ड का मिनिमम अमाउंट पे कभी नहीं करना है। ये बहुत ही हैवी इंटरेस्ट आपके ऊपर चार्ज करता है और आपको मतलब उस ट्रैप में फंसाने के लिए बिल्कुल पहला स्टेप होता है, पहली चीज़ होती है। अब एक तो ये हो गया कि हमें जब भी हमारा बिल आता है, जब हम हमारे क्रेडिट कार्ड का बिल आएगा तो उसे हम पूरा का पूरा पे करेंगे। अगली चीज़ है कि हमें इम्पल्सिव बाइंग से बचना है। कोई भी परचेज, जितनी भी क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपकी परचेज होती है वो प्लान्ड परचेज होनी चाहिए, इम्पल्सिव परचेज नहीं होनी चाहिए। जब आप किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे आते हैं, जब भी आप किसी शॉप पे जाते हैं या मार्केट में जाते हैं या मॉल में जाते हैं, तो आपको अनेक अलग अलग तरीके के ऑफर्स मिलेंगे। वहाँ पर ऑफर्स आपको दिखेंगे कि अच्छा इतना कैशबैक इस पे मिल जाएगा, और हम कैलकुलेशन लगाते हैं कि अच्छा ये मुझे सामान लेना है, इतना मुझे कैशबैक मिल जा रहा है, इतना डिस्काउंट मिल जा रहा है, तो मुझे सस्ता पड़ रहा है। लेकिन इम्पल्सिव बाइंग आपको नहीं करनी है। अगर उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो उस चीज़ को नहीं लेना है। अगर उस चीज़ की ज़रूरत है लेकिन आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो भी आपको नहीं लेना है। इम्पल्सिव बाइंग सबसे ज़्यादा और प्राइमरी रीज़न होता है हमें क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में फंसाने के लिए। तीसरा पॉइंट जो है, कभी भी क्रेडिट कार्ड से ईएमआई पर चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। ईएमआई पर जब आप चीज़ें लेते हैं आपको लगता है कि नो कॉस्ट ईएमआई है। एक चीज़ आप बिल्कुल गांठ बांध कर रख लीजिए, या आप अपने जहन में ये चीज़ उतार लीजिए, दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं आती। नो कॉस्ट ईएमआई जैसी कोई भी चीज़ डायरेक्ट एग्जिस्ट नहीं करती। उसके पीछे बहुत सारे मार्केटिंग लॉजिक्स होते हैं कि आप कल शॉप करने के बजाय आज शॉप करेंगे, अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तब भी शॉप करेंगे, तो कम से कम उसे आप रीपेमेंट तो करेंगे ही करेंगे। नो कॉस्ट ईएमआई या ईएमआई के चक्कर में आपको नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप क्रेडिट कार्ड से भी शॉपिंग करते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी कोई परचेज करते हैं, उसके बाद भी आपको अपने एक्सपेंस का ट्रैक करना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि जो हम लोग यूपीआई से जितने ट्रांजेक्शन्स करते हैं, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, अगर हम लोग एक्सपेंस अपना ट्रैक कर रहे हैं तो उसे हम लोग ट्रैक करते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड के एक्सपेंसेस ट्रैक नहीं करते। क्रेडिट कार्ड के एक्सपेंसेस भी आपको ट्रैक करने ही करने चाहिए। क्रेडिट कार्ड के एक्सपेंसेस ट्रैक करने उतने ही इम्पॉर्टेंट है जितना हम लोग नॉर्मल अपना जो इनकम होता है उसके एक्सपेंसेस को ट्रैक करते हैं। अब अगर मान लीजिए कि आप इसमें फंसने वाले हैं या आपको लगता है कि लगभग फंस गए हैं, तो अपने बैंक के साथ नेगोशिएट करिए। अगर आप रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, तो बिल्कुल ऐसे पड़े रहने दीजिए कि जितना इंटरेस्ट लग जाएगा, जितनी पेनल्टी लग जाएगी। इसके भरोसे मत बैठिए। बैंक में कस्टमर केयर से बात करिए, उनको मेल करिए, एस्केलेट करिए, 10 बार बात करिए। बहुत बार ऐसा होता है कि वो आपके इंटरेस्ट रेट को कम कर देते हैं, जो पेनल्टीज़ आपकी लगी है उसको वेव ऑफ कर देते हैं, हटा देते हैं। जब आप ट्राई करेंगे तभी आपको उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। अब जो सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए हम ये पूरा डिस्कशन कर रहे हैं, अगर हम लोग क्रेडिट कार्ड के डेब्ट में फंस गए हैं तो उस डेब्ट से बाहर कैसे आना है। कई सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड के डेब्ट में फंस गए हैं तो पैनिक नहीं करना है। केवल आप इकलौते ऐसे नहीं हैं, आपके सर्कल में भी बहुत सारे लोग होंगे, आपकी फैमिली में भी बहुत सारे लोग होंगे। अगर आप किसी को नहीं जानते उसके बाद भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। क्रेडिट कार्ड के डेब्ट को मैनेज किया जा सकता है, उससे बाहर निकला जा सकता है। पहली चीज़ जो देखने वाली है कि अगला कोई भी क्रेडिट कार्ड का यूजेज नहीं करना है जब तक कि आप अपने पुराने डेब्ट्स को क्लियर नहीं कर पाएंगे। अगर आपका क्रेडिट कार्ड का डेब्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब वो प्रॉब्लम दे रहा है, अब आप नहीं रीपेमेंट कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले पूरे क्रेडिट कार्ड के डेब्ट को पर्सनल लोन से रिप्लेस कर दीजिए। जब आप पर्सनल लोन अप्लाई करेंगे तो 90% चांस है, मतलब 100% चांस है, बट मैं बहुत ही मार्जिन लेकर बोल रहा हूँ, 95% चांस है कि आपको कम इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। नॉर्मली आपको पर्सनल लोन 10%, 12%, 15% पे मिल जाता है। अब आपका मान लीजिए 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड का ड्यू हो गया है। सबसे पहली चीज़ करनी है कि एक पर्सनल लोन लेना है। आपके क्रेडिट कार्ड के 1, 2, 3 जितने भी क्रेडिट कार्ड हैं उन सबको पूरा का पूरा लेकर पे कर देना है, हटा देना है, बंद कर देना है। क्रेडिट कार्ड का लोन नहीं रखना है। पर्सनल लोन हम लोग चलाएंगे और उससे फिर मैनेज करेंगे कि किस तरीके से
उसको हम लोग पूरा ख़त्म कर सकते हैं 6 महीने में, साल भर में देखेंगे। दूसरी चीज़, जब भी आपके पास मल्टीपल डेप्ट हो जाते हैं, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड के डेप्ट्स हो जाते हैं और आपको पर्सनल लोन मिलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो दूसरा स्टेप है अपने क्रेडिट कार्ड के जितने भी बिल्स हैं उनको प्रायोरिटाइज करिए। पहला तरीका है कि जिसका इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा है उसमें पेमेंट डालिए, उसमें पेमेंट स्टार्ट करिए। जैसे मान लीजिए आपके पास 3 क्रेडिट कार्ड है, एक का इंटरेस्ट रेट 48% है, एक का 40% है, एक का 35% है, 36% है। तो जो 48% वाला इंटरेस्ट वाला जो क्रेडिट कार्ड है, सबसे पहले उसकी पेमेंट करिए। पहला तरीका ये है। लेकिन मान लीजिए अगर तीनों के क्रेडिट कार्ड में अमाउंट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जैसे एक क्रेडिट कार्ड की EMI है 2,000 रुपये, दूसरे क्रेडिट कार्ड की EMI आपकी बनी हुई है 5,000 रुपये, तीसरे क्रेडिट कार्ड की EMI बनी हुई है 6,000 रुपये, तो जो 2,000 का EMI वाला है, जितना ज़्यादा पैसा डाल के आप इसको ख़त्म कर सकते हैं पहले उसे ख़त्म करिए। फिर जो 2,000 रुपये इसमें EMI जा रहा था, उस 2,000 रुपये को आप ऐड करेंगे और दूसरे क्रेडिट कार्ड की रीपेमेंट में उसको यूज करेंगे, फिर तीसरे क्रेडिट कार्ड के रीपेमेंट में यूज करेंगे। इस तरीके से स्ट्रेटजी बना के आप उसको रीपेमेंट कर सकते हैं। जितने भी बैंक्स होते हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड के हो या पर्सनल लोन के हो, अगर आपने 90 डेज तक उनका पेमेंट नहीं करा है और अब आप पेमेंट करने की स्थिति में नहीं है, ज़्यादातर पेमेंट से एक स्ट्रक्चर्ड नेगोशिएटेड पेमेंट प्लान डिस्कस करिए। मतलब अपने बैंक से बात करिए, उनसे बोलिए मेरे साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, इन सिचुएशंस में मैं फंसा हुआ हूँ, मेरी इतनी इनकम है, मैं इससे ज़्यादा पेमेंट नहीं कर सकता हर महीने, मुझे एक प्लान बना के दो। तो नॉर्मली बैंक्स आपको सपोर्ट करते हैं इस केस में, क्योंकि बैंक को भी डर है कि उनका पूरा पैसा डूब रहा है। अब पूरा पैसा ना डूबे इसके लिए आपको वो एक डिस्काउंटेड इंटरेस्ट रेट पर कई बार ऑफर करते हैं कि ठीक है आप 5,000 रुपये की EMI, 2,000 रुपये की EMI, 1,000 रुपये की EMI और फिर इंटरेस्ट रेट पे भी आप नेगोशिएट कर सकते हैं। एक आपको प्लान वो प्रपोज करेंगे, जितना ज़्यादा आप नेगोशिएट कर सकते हैं उतना ज़्यादा नेगोशिएट करिए और नेगोशिएट करने के बाद उस पेमेंट प्लान के हिसाब से आपको उसकी पूरी रीपेमेंट करनी। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड बहुत ही अच्छा टूल है, क्रेडिट कार्ड हमें यूज करना चाहिए। मैं खुद भी क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ और मेरा हर महीने का कार्ड का बिल 50 से 60,000 रुपये आता है। लेकिन मुझे पता है कि वो 50 से 60,000 रुपये मुझे हर मंथ के एंड में डिपॉजिट कर देने हैं, ख़त्म कर देने हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड अच्छे तरीके से यूज करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टूल हो सकता है, आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है और आपके लिए नो रिग्रेट वाला लोन हो जाएगा कि मतलब मुझे पैसे कोई दे रहा है खर्च करने के लिए और मुझे पेमेंट बाद में करनी है। लेकिन इसके लिए हमेशा प्लान करके ही आपको खर्च करना है। अगर आप प्लान नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड का मैनेजमेंट ज़रूर सीखना चाहिए। दोस्तों, इसमें जो मैंने आपको टिप्स और ट्रिक्स बताए उससे मैंने खुद अपना एक बार कुछ साल पहले की बात है क्रेडिट कार्ड का लोन ख़त्म किया हुआ है और उस समय जो मुझे प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि किस तरीके से इसको ख़त्म किया जा सकता है, किस तरीके से इसको मैनेज किया जा सकता है, मैंने मैनेज किया। मुझे उम्मीद है ये ट्रिक्स और टिप्स आपको हेल्प करेगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए। थैंक यू। जय हिंद।